क्या किसी भी कंट्री की जो पीआर होती है वही हमारी मैटर कर रही होती है या बाकी जो फैक्टर्स होते हैं वो भी हमें कंसिडर करने होते हैं? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर किसी के माइंड में ट्रिगर करता होगा। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं या किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन उनके माइंड में डेफिनेटली आएंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो मेरे माइंड में भी डेफिनेटली थे कि मैं अगर यूके में जा रहा हूँ तो वहाँ जाके मैंने अपनी ज़िंदगी के 5 से 10 साल गुजारने हैं, तो क्या उन 5 से 10 साल में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मुझे कंसिडर करने होंगे ताकि मैं वहाँ जाके स्ट्रगल ना करूँ। तो मीन डेफिनेटली किसी भी कंट्री में जाते हैं आपने वहाँ जाके 5 से 10 साल मिनिमम गुजारने होते हैं। उसके बाद वो कंट्री अपनी मीन कंट्री की जो शरीयत है वो आपको दी जाती है। तो ये कह सकते हैं कि आपने उस कंट्री को सर्व किया होता है, ये आपका राइट होता है कि आपको उसके मुताबिक रिवार्ड दिया जाए। तो लेकिन ये जो अपने 5 साल 10 साल गुजारने होते हैं उनमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने कंसिडर करनी होती हैं उस कंट्री में मूव होने से पहले। तो स्पेसिफिकली आज हम बात करने जा रहे हैं कनाडा की। अगर आप कनाडा में मूव होने का प्लान कर रहे हैं या आपके माइंड में कुछ चीज़ें चल रही है, कन्फ्यूजन है कनाडा के हवाले से, तो आई एम श्योर आज की वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन होंगे कनाडा के हवाले से वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आज के वीडियो में मैं कनाडा के हवाले से आपके सामने कुछ ऐसे कॉन्स रखूंगा जो आपने कंसिडर करने हैं कनाडा जाने से पहले। वीडियो देखने के बाद अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा चीज़ रह जाए या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो मैंने इस वीडियो में ना शेयर की, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा ताकि अभी बाकी लोग उस चीज़ को पढ़ सके, ताकि सब लोगों का फ़ायदा हो सके। और उसके अलावा आज की हमारी वीडियो का टारगेट है जी, जो लाइक्स का टारगेट है वो है मिनिमम 500 लाइक्स होने चाहिए इस वीडियो पे। और अभी तक आपने मेरे दोनों चैनल जवाद की दुनिया एंड जवाद की दुनिया ऑफिशियल को फॉलो नहीं किया तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं इन्हीं चैनल्स पे यूके के हवाले से और बाकी कंट्री के हवाले से बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आपको कनाडा में जाने से पहले कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको अपने नोट डाउन करनी चाहिए या आपको कंसीडर करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि जब भी आप किसी कंट्री को चूज करते हैं तो आपने जो कोर्स सेलेक्ट करना होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। लेट्स सपोज कि अगर आप कनाडा में जा रहे हैं तो आपने कनाडा में जाने से पहले आपने कोई भी जेनेरिक कोर्स चूज नहीं करना। लाइक आपने इंग्लिश ऑनर्स चूज कर लिया, फिर फ्रेंच ऑनर्स आपने चूज कर लिया और आप जा रहे हैं जी, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको लॉन्ग रन में जाके आपको जॉब मिल जाएगी, स्पॉन्सर जॉब मिल जाएगी। तो ये हरगिज़ बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, आपको स्पॉन्सर जॉब नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप किसी स्पेशलाइज कैटेगरी में जा रहे हैं, कुछ अच्छे कोर्स में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली यस आपको जो स्पॉन्सर जॉब है वो भी मिलेगी और लॉन्ग रन में आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो कनाडा जाने से पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपने कोई भी जेनेरिक कोर्स चूज नहीं करना। अगर आप प्रॉपर कोर्स चूज करेंगे ही देन ही आप वहां जाके अपनी जो सफलता है वो पा सकेंगे। एक और बात जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी के माइंड में होती है कि कनाडा की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कितनी है, वहाँ क्या कनाडा एक्सपेंसिव है, लेस एक्सपेंसिव है। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कनाडा बहुत एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज़ के। लाइक यूके भी तो एक्सपेंसिव है, यूके में भी अगर स्पेसिफिक लंदन की बात करें तो डेफिनेटली एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर हम बाकी सिटीज़ की बात करें लाइक मैनचेस्टर, बर्मिंघम, तो ये जो सिटीज़ हैं वो क्वाइट लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू लंदन। तो इसी तरह अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा जो ओवरऑल है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसमें आप यूनिवर्सिटी की फीसेस की बात कर लें, ट्रैवलिंग कॉस्ट की बात कर लें, फूड की बात कर लें, तो ओवरऑल आप कनाडा को कह सकते हैं कि एक्सपेंसिव है। और ये चीज़ भी अपने माइंड में ज़रूर रखनी है। और अगर आप ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आपको यूनिवर्सिटी फीस के हवाले से भी वहाँ पे फंड्स चाहिए होंगे। इसके साथ साथ आपको बैक एंड पे बाकी जो एक्सपेंस उनको मीट करने के लिए आपके बैंक अकाउंट में अच्छा खासा मोटा माल होना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो है जी डिस्टेंस और टाइम डिफरेंस। डिस्टेंस की अगर बात करें तो विद इन कनाडा आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए यहाँ से आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। काफ़ी ज़्यादा दूर हैं जो स्टेट्स हैं। लाइक यूएस की बात करें तो यूएस में भी जो स्टेट्स वगैरह वो भी अच्छी खासी दूर हैं। विद इन यूएस भी आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए आपको 8 से 10 घंटे की फ्लाइट लेनी पड़ती है। तो इसी तरह आपको कनाडा भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। उसके अलावा कनाडा को अगर अपनी होम कंट्री से कंपेयर करें लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तो वो भी काफ़ी डिस्टेंस होता है, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। अगर आप ट्रैवलिंग ज़्यादा नहीं कर सकते या आपको ट्रैवलिंग के वजह से कुछ प्रॉब्लम है या किसी वजह से कोई फोबिया वगैरह है तो ये चीज़ भी आप कंसिडर कर सकते हैं। और उसके अलावा जो टाइम डिफरेंस है वो भी आपको अपनी होम कंट्री में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। लेट्स सपोज अगर यूएस की बात करें तो यूएस में तो जब रात होती है तो हमारी होम कंट्री में पाकिस्तान में वो सुबह होती है। तो टाइम जो फ्रेम है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है और काफ़ी कभी कभार ऐसा होता है कि 2-3 दिन हो जाते हैं, एक हफ्ता गुजर जाता है कि आप अपनी फैमिली से बात नहीं कर पाते। जब आप जाग रहे होते हैं वो सो रहे होंगे। तो ये चीज़ें भी आप अपने
ट्रैवल करने से पहले इन चीज़ों को भी कंसिडर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जी कनाडा का जो वेदर है वो कैसा होता है। मैं कहता हूँ कनाडा का जो वेदर है बहुत ही वर्स्ट है। इवन के यूके से भी कनाडा का बहुत वर्स्ट है। इवन के सम स्टेट्स में विंटर में जो टेम्परेचर है वो -40 तक चला जाता है, जो कि मैं कहता हूँ कि किसी भी आम इंसान के लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। स्टार्ट में तो आपको टफ होगा, लेकिन अगर आप वहाँ पे यूज टू हो जाएंगे तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर हो जाएंगी। जब मैं यूके में आया तो यहाँ के यूके का वेदर भी ऐसे ही है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कभी आप दिन हो रहा है, कभी रात हो रही है, बारिश हो रही है, धूप आ रही है। तो ओवरऑल जो कनाडा का वेदर है बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे कुछ स्टेट्स में। तो आप इस चीज़ को भी ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो कनाडा में भी किसी हद तक लैंग्वेज बैरियर ज़रूर है। अब यहाँ पे हम एक स्टेट की बात करते हैं, स्टेट है जी क्यूबिक। क्यूबिक एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। तो वहाँ पे जितनी भी जॉब्स वगैरह होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इंग्लिश के अलावा आपको फ्रेंच भी आनी चाहिए। तो इसका मतलब है अगर आपको फ्रेंच नहीं आती होगी तो आपको वहाँ क्यूबिक स्टेट में जॉब वगैरह मिलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, लेट्स सपोज कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे 16 ईयर्स की क्वालिफिकेशन कंसिडर किया जाता है। लेट्स सपोज के 12 ईयर्स की जो आपकी स्कूलिंग होंगी प्लस आपकी 4 ईयर्स की डिग्री भी होनी चाहिए। अगर आप 15 ईयर्स आपकी कंप्लीट है या आपने 3 ईयर्स की डिग्री की, आपने 4 ईयर्स की नहीं की है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो मास्टर के लिए जो आपका एडमिशन है वो ना हो। तो उसके लिए हो सकता है कि आपको कोई डिप्लोमा वगैरह करना पड़े ताकि आप अपनी जो 16 ईयर्स की क्वालिफिकेशन है उसको कंप्लीट करें, ताकि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करें। उसके बाद आपका जो एडमिशन है वो कनाडा में किसी भी यूनिवर्सिटी में हो सकेगा। तो ये चीज़ भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ओवरऑल और भी आपको ऑप्शन मिल जाती हैं। मैं आपको एक जेनेरिक बता रहा हूँ कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये चीज़ भी आपके मेन एडमिशन में हर्डल हो सकती है। ये जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जी लो ग्रेजुएशन रेट। इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट कंप्लीटिंग द डिग्रीज। वहाँ पे जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटीज़ जो है कनाडा वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, और बहुत से स्टूडेंट्स ये भी होते हैं कि वो इनिशियल डिपॉजिट पे करके तो चले जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ पे अपनी फीस वगैरह मैनेज नहीं कर पाते, जिस वजह से क्या होती है यूनिवर्सिटी उनको ड्रॉप आउट कर देती हैं और जो ग्रेजुएशन लेवल है या उनके रेट्स हैं वो डाउन हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी आप कंसिडर कीजिएगा। अगर आप वहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं तो मेक श्योर करें आपके पास बैक एंड पे कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको वीकली आवर्स कितने अलाउ होते हैं। अगर आप मास्टर के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको वीक के कितने आवर्स काम करने पड़ेंगे, लीगली आपको कितना अलाउ है। नॉर्मली हर कंट्री की तरह आपको 20 घंटे ही वहाँ पे अलाउ होंगे, आप वीक के 20 आवर्स ही काम कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और जो प्लस पॉइंट है, आई थिंक ये जो कॉन्स भी होना चाहिए, ये तो एक प्रोज में आना चाहिए कि आपको ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों में ही आपको काम अलाउ होता है। लेट्स सपोज के ऑन कैंपस का मतलब है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वहाँ पे कोई काम रहा होता है, वहाँ पे आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो विद इन कैंपस या ऑन कैंपस आपको 15 आवर्स अलाउ होंगे, प्लस 20 आवर्स आप ऑफ कैंपस किसी और की जगह पे भी काम कर सकते हैं। तो ओवरऑल वीक के अंदर आपको 35 आवर्स आपको जॉब करने के मिल जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये प्रॉज में आना चाहिए, कॉन्स में नहीं आना चाहिए। तो ये चीज़ भी आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है कि आपको ड्यूरिंग स्टडी 35 आवर्स अ वीक आपको अलाउ होगा, जहाँ पे आप अच्छे खासे अपना वो क्या कहते हैं ना माल बना सकेंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ मेजर कॉन्स कनाडा के हवाले से। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो या कोई टॉपिक हो वो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने मिस कर दी हो, या आपके माइंड में कोई ऐसा पॉइंट हो जो मुझे इंक्लूड करना चाहिए, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना और अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।